आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीसी के ऑर्डर 6 रूल 14 के रूल 14A, जो कि डील करती है कि जो प्लीडिंग प्लेंटिफ के द्वारा या डिपेंडेंट के द्वारा प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट फाइल की जाती है, उसमें एड्रेस जो है पार्टी की एड्रेस मेंशन होनी चाहिए प्लीडिंग में। क्यों? फॉर सर्विस ऑफ नोटिस, जिससे कोर्ट पार्टी को समन सर्विस कर पाए उस एड्रेस पे। इसीलिए प्लीडिंग में पार्टी की एड्रेस प्रॉपर मेंशन होनी चाहिए। ये रूल 14A में दी गई है। रूल 14A के रूल 1 क्या कहती है? रूल 1 में दी है, एवरी प्लीडिंग व्हेन फाइल्ड बाय अ पार्टी shall be accompanied by a statement in the prescribed form। जो प्लीडिंग है वो उसकी स्टेटमेंट जो है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए, जो कि रूल 14 में दी हुई है। और रिगार्डिंग द एड्रेस ऑफ द पार्टी, जो एड्रेस है उस एड्रेस के रिगार्डिंग में उस पार्टी की साइन होनी चाहिए कि हमने जो दिया है एड्रेस वो सही है। सो बेसिकली कहना चाहता है रूल 1 कि पार्टी की जो एड्रेस है वो प्रॉपर होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए प्लीडिंग, और उसकी स्टेटमेंट जो है प्रिस्क्राइब फॉर्म में होनी चाहिए। रूल 2 क्या कहती है? सच एड्रेस में फ्रॉम टाइम टू टाइम बी चेंज्ड। अगर जो हमने प्लेंट में एट द फाइलिंग ऑफ टाइम, फाइलिंग के समय अगर हम अपनी प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में जो एड्रेस देते हैं और आगे जाकर अगर उस पार्टी की एड्रेस चेंज हो जाती है, तो उस वक्त हमें क्या करनी होगी? बी चेंज्ड बाय लॉजिंग इन अ कोर्ट फॉर्म ड्यूली फिल्ड अप एंड स्टेटिंग न्यू एड्रेस ऑफ द पार्टी अकम्पनीड बाय वेरीफाइड पिटिशन। मीन्स कोर्ट में हमें इन्फॉर्म करनी होगी कि उसकी एड्रेस चेंज हो गई है। कोर्ट की जो प्रॉपर प्रोसीजर होगी उस एड्रेस चेंज करने की, पिटिशन फाइल करनी होगी। पिटिशन फाइल करके उस पार्टी की न्यू जो एड्रेस होगी उस न्यू एड्रेस को हमें मेंशन करनी है और उसको प्रॉपर वेरीफाई करवानी है। रूल 3 में दी गई है, द एड्रेस फर्निश्ड इन द स्टेटमेंट मेड अंडर सब रूल 1 शेल बी कॉल्ड द रजिस्टर्ड एड्रेस। जो एड्रेस रूल 1 में दी हुई थी उसे हम क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड एड्रेस। and shall until duly changed as aforesaid be deemed to be address of the party for the purpose of service of all process in the suit or in any appeal from any decree or order therein made and for the purpose of execution, and shall hold good subject as aforesaid for a period of 2 years after the final determination of cause or matter। जो फाइनल डिक्री होती है, फाइनल जजमेंट, फाइनल डिटर्मिनेशन होने के बाद 2 साल तक ये जो एड्रेस है वो रजिस्टर रहेगी, जब तक कि हम चेंज नहीं करते उस एड्रेस को। प्लीडिंग में हमने जो दिया हुआ था रूल 1 में जो बताई हुई है कि एट द फाइलिंग ऑफ प्लीडिंग, प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट, वो एड्रेस तब तक रजिस्टर रहेगी जब तक उसे चेंज ना किया जाए, और अगर उसकी फ़ाइनल डिटर्मिनेशन हो जाती है तो उसके 2 साल बाद तक वो रजिस्टर रहेगी उसी एड्रेस से। रूल 4 में दी गई है, सर्विस ऑफ एनी प्रोसेस में बी इफेक्टेड अपॉन अ पार्टी एट हिज रजिस्टर्ड एड्रेस इन ऑल रिस्पेक्ट्स एज दो सच पार्टी रिसाइड्स देयर। समन की जो सर्विस होगी वो किस एड्रेस पे होगी? जो हमने प्लीडिंग में उस एड्रेस को रजिस्टर करवाया है। रूल 5 में दी है, वेयर द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ अ पार्टी इज डिस्कवर्ड बाय द कोर्ट टू बी इनकम्प्लीट, फॉल्स और फिक्टिशियस, मीन्स झूठा या फॉल्स या इनकम्प्लीट पाया कोर्ट ने, कोर्ट को लगा कि ये जो एड्रेस दी हुई है पार्टी के द्वारा प्लीडिंग में वो फिक्टिशियस है, झूठा है, फॉल्स है, इनकम्प्लीट है, द कोर्ट में आइदर ऑन इट्स ओन मोशन, कोर्ट के पास सुओ मोटो पावर होती है, कोर्ट उस सुओ मोटो पावर के द्वारा
या ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, या किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन के द्वारा कोई अपोजिट पार्टी अगर इन्फॉर्म करे कि हाँ इस पार्टी की जो दी हुई एड्रेस है, इस पार्टी ने जो अपने प्लेडिंग में एड्रेस दिया हुआ है वो फॉल्स है, फिक्टिशियस है, इनकम्प्लीट है, इस दो सिचुएशन में क्या होगी? इन द केस वेयर सच रजिस्टर्ड एड्रेस वॉज फर्निश्ड बाई अ प्लेंटिफ, स्टे ऑफ द सूट। इन दिस केस कोर्ट क्या करेगी? सूट को स्टे कर देगी। रूल 1 बात करती है प्लेंटिफ के द्वारा अगर कोई एड्रेस इनकम्प्लीट, फॉल्स और फिक्टिशियस दिया हुआ हो तब कोर्ट क्या करेगी? सूट को स्टे कर देगी। रूल 2 में दी गई है डिपेंडेंट के द्वारा अगर दिया हुआ हो एड्रेस इनकम्प्लीट, फॉल्स, फिक्टिशियस, अगर डिफेंडेंट ऐसा करता है तो कोर्ट क्या करेगी? उसकी जो डिफेंस है वो स्ट्रक आउट कर देगी और he be placed in the same position as if he had not put up any defense। ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने कोई डिफेंस ही नहीं लिया है। ये एक तरह से पनिशमेंट है प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के लिए। तो इसकी रेमेडी कहाँ दी हुई है? रूल 6 में। रूल 6 बताती है वेयर अ पार्टी इज स्टेड और डिफेंस इज स्ट्रक आउट, अगर किसी सूट को स्टे लग जाती है या फिर डिफेंडेंट की डिफेंस की स्ट्रक आउट होती है तब जो कि सब रूल 5 में दी हुई है, द प्लेंटिफ और एज द केस में बी द डिफेंडेंट, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट क्या कर सकती है? आफ्टर फर्निशिंग हिज ट्रू एड्रेस, वो क्या करेगी? अपने एक कोर्ट के समक्ष एक एप्लीकेशन फाइल करेगी जिसमें जो ट्रू एड्रेस है वो मेंशन करेगी और उसने प्लीडिंग में क्यों इनकम्प्लीट, फिक्टिशियस और फॉल्स एड्रेस दिया उसकी रीज़न वो मेंशन करेगी। अप्लाई टू द कोर्ट एन ऑर्डर टू सेट असाइड द स्टे एज द केस में बी एंड द ऑर्डर स्ट्राइकिंग आउट द डिफेंस, और उस ऑर्डर की सेट असाइड करने की प्रे करेगी। ये रूल 6 में दी हुई है। सब रूल 7 में दी हुई है द कोर्ट इफ़ सेटिस्फाइड, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है इसकी एप्लीकेशन से, जो उसने उस एप्लीकेशन में रीज़न बताई है इनकम्प्लीट एड्रेस देने की, फॉल्स एड्रेस देने की, तब कोर्ट क्या करेगी? दैट द पार्टी वॉज प्रिवेंटेड बाई एनी सफिशियंट कोज फ्रॉम फाइलिंग द ट्रू एड्रेस एट द प्रॉपर टाइम सेल सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ स्टे और order striking out the defense on such term as to cost। तो कोर्ट क्या करेगी? उस ऑर्डर को सेट असाइड करेगी जो उसने सब रूल 5 में दिया था स्ट्राइकिंग आउट डिफेंस के और सूट स्टे करने की, उसको एक कोस्ट पे अलाउ कर सकती है, कोस्ट देकर उस पिटीशन को अलाउ कर सकती है, रूल 6 के पिटीशन को, सब रूल 6 के एप्लीकेशन को। अदरवाइज एज इफ इट थिंग्स फिट एंड शेल अपॉइंट अ डे फॉर प्रोसीडिंग विद द सूट और डिफेंस द केस में बी। अदरवाइज क्या कर सकती है? कोई भी एक दिन कोर्ट फिक्स कर सकती है इसको डिफेंस करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए इस सूट को। सब रूल 8 में दी हुई है नोट नथिंग इन दिस रूल शेल प्रिवेंट द कोर्ट फ्रॉम डायरेक्टिंग द सर्विस ऑफ अ प्रोसेस एट एनी अदर एड्रेस इफ फॉर एनी रीज़न इट थिंग्स फिट टू डू सो। अगर पार्टी के द्वारा कोई अल्टरनेट एड्रेस दी हुई है अपने प्लीडिंग में तो कोर्ट क्या करेगी? उस अल्टरनेट एड्रेस पर भी सर्विस करने की ऑर्डर दे सकती है, समन सर्विस करने के ऑर्डर दे सकती है। ये रहा रूल 8।